बाद मैं हमारी सिस्टर हसीना खान, जो कि बेबाक कलेक्टिव की बहुत ही जिम्मेदार है, और जब भी पूरे भारत में कहीं कोई नाइंसाफ़ी या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वो अपनी टीम के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मैदान में उतर आती है। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो आए और आपके सामने अपने विचार रखें। सभी साथियों को जिंदाबाद। और ये जो अहम बैठक ऑर्गेनाइज की यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो हॉल में भी बातचीत करते रहें और ख़ास करके सड़कों पर भी हम उतरे, क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर सड़कों पे अगर सन्नाटा छाएगा तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगी। तो इसलिए हमको सड़कों पर भी आना होगा, कागज़ों पर भी आना होगा, कहाँ कहाँ पर हम पहुँच सकते हैं वहाँ वहाँ पर हमारी कोशिशें जारी होनी चाहिए। सो यहाँ पे लॉयर बैठे हैं, मैं लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो कानूनी पेचीदगियाँ क्या है ड्रैकोनियन लॉ की, मैं उनके ऊपर जिम्मेदारी में छोड़ देती हूँ। लेकिन आप जो साथ ही बात कर रहे थे शाकिर साहब और सलीम साहब की, आपने यूएपीए के बारे में जो बात रखी थी कि 30 साल से अंदर के लोग यूएपीए के अंदर डाले गए हैं, वो सभी नौजवान हैं और हम सलाम करते हैं उन नौजवानों को कि 2014 में हमारे नौजवानों ने इतना बड़ा, इतना उम्दा, इतने सख्त कदम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस राइट विंग्स के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उन नौजवानों के इस कदम को हम भूल नहीं सकते। और मेरे जैसे लोग जिनका अपना 30 साल का कुछ अनुभव है, मैं आज भी इस नौजवानों से सीखती हूँ और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने जो काम किया उसमें क्या बदलाव हो सकता है, जो आज के नौजवान हमको बता रहे हैं, हमको एक जागरूक कर रहे हैं, हमको एक जानकारी दे रहे हैं। तो हम ये नहीं भूल सकते कि जानकारी की ज़रूरत किसको है। मुझे लगता है कि जानकारी की ज़रूरत उन साथियों की बात है कि जो काफ़ी समय से एक आंदोलनों के साथ जुड़े हैं, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, उनको ये जानकारी की ज़रूरत है कि हम लोगों ने जो पहले काम किए थे और अब जो सरकारों की जो हम पेचीदगी प्रॉब्लमेटिक सरकार जो हम देख रहे हैं, हमारे काम में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, जिसको लेकर आज हमें वो जगह भरनी पड़ेगी और हमें कौन कौन से गैप को कम करना पड़ेगा। और आज के नौजवान जो विचारधारा रखते हैं, जो सोच रहे हैं, उनके साथ हम कैसे कंधा का कंधा खड़े रह सकें। तो एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद में हमने देखा कि कैसे बहुत सारे नौजवान जो स्टूडेंट्स थे और एक्टिविस्ट थे, उन सभी साथियों के ऊपर अरेस्ट किया गया। इनमें से अलग अलग तरह के लोग थे। यूएपीए में बहुत सारे पिछले 6-7 सालों में देखें तो उन अलग अलग तरह के लोगों के ऊपर केसेस फाइल हुए, सेडिशन फाइल हुआ, जो जैसे कि पिंजरा तोड़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में और वो स्टूडेंट्स मूवमेंट के साथ काम करते हैं, रिफॉर्म्स पे काम करते हैं। जो पिंजरा स्कूल और कॉलेज के नाम से बनाया जा रहा है उसको वो तोड़ने का काम करते हैं। कहते हैं कि हम सब अडल्ट हैं तो हमें पिंजरों में क्यों रखा जा रहा है, हमारे माँ बाप ने हमको आज़ादी से पढ़ने के लिए दिया है, तो ये स्कूल, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से ऐसी कमेटियाँ हैं जो हमको पिंजरा बनाते हैं। तो उन्होंने पिंजरा तोड़ने काम किया और पिंजरा तोड़ का जो काम था उन्होंने जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद में एनआरसी के प्रोटेस्ट में बहुत सारे मुसलमानों के साथ मिलकर, औरतों के साथ मिलकर एनआरसी के प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने बहुत मजबूत आवाज़ उठाई और उसी के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। गुलफिशा जो पहली मुसलमान औरतें इस देश में, बहुत सारी ऐसी मुसलमान औरतें जो एनआरसी के प्रोटेस्ट से बाहर निकल के आई हैं, इससे पहले भी निकल कर आई है, लेकिन गुलफिशा जैसी मुसलमान, सफूरा है, इशरत जहां है, ऐसी कई मुसलमान औरतें जो पहली मतलब अपने कौम को रिप्रेजेंट कर रही है सड़कों पर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट में, और उनके ऊपर यूएपीए लगाकर उसका जो असर पड़ा है कौम के अंदर और कौम की औरतों पर पड़ा है, वो हमें देखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। पिंजरा तोड़ के साथियों को जब जेलों में डाला गया, वनंदना और नताशा और गुलफिशा,
ये तीनों ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने जेंडर राइट्स को लेकर हॉस्टल्स में बात की। उन्होंने स्टेट के जो रिप्रेशन से दमन है उसमें दखल दिया, क्योंकि वो स्टूडेंट्स है और उनका ये मानना है कि एज ए स्टूडेंट्स हमारी ये ज़रूरत है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो समाज में हो रहा है, जो गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी, इंजस्टिस हो रहा है, उसमें भी हमें दखल देना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स मूवमेंट ने इतने बड़े नंबर्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सरकार को वो नौजवान औरतें खटकने लगी। 2014 में ये सरकार का कैंपेन था कि अब की बार हमारी सरकार महिलाओं का अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो बात कर रही थी, लेकिन नताशा, गुलफिशा, इशरत जहां, सफूरा, देवंगना और ऐसी कई मुसलमान औरतें इस नरेंद्र मोदी को खटकने लगी। तो हमें ये देखना होगा कि इस ड्रैकोनियन कानून के अंदर किस किस तरह के लोगों के ऊपर, कौन कौन से सेक्शन के लोगों के ऊपर इस पर हमला हुआ है। और इस पर सबसे ज़्यादा जो हमला हुआ है उसमें महिलाओं का भी सबसे बड़ा उसको टारगेट किया गया है। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि मुझे याद है 2019 में आज़ाद मैदान में क्वेर आज़ादी करके एक प्रोटेस्ट हुआ था। मेरे कुछ साथियों को याद होगा, भारती आपको याद होगा। तो क्वेर आज़ादी का एक प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट में, क्योंकि हम आज़ाद मैदान में थे और वहाँ पे आज़ादी के नारे दिए जा रहे थे, और आज़ादी के नारे में किसी ने एक वीडियो ऐसा वायरल हो गया और उसमें ऐसे कहा गया कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारे दिए जा रहे। ये सारे जो आज़ाद मैदान में जो इकट्ठा थे वो LGBTQ मूवमेंट से थे, यानी लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल कम्युनिटी से थे, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से, विमेंस ग्रुप से, ट्रेड यूनियन से, अलग अलग तरह के लोग थे। और उसमें से वो एक इंसान जो ट्रांस पर्सन थी उसका वीडियो वायरल करके, और उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने तुरंत वायरल किया और उसी दिन उसको ढूंढना शुरू किया और 2-3 रात में उसको ढूंढ के निकाल के उसके ऊपर सेडिशन का केस लगाया। थैंकफुली हमारे कुछ लॉयर्स ने पहले जाके उन्होंने बेल लिया, एंटीसिपेट बेल लिया, उसके बाद में उनको बेल मिला और अभी वो केस चल रहा है। तो देखना पड़ेगा कि कैसे कहाँ पे जो लोग आज़ादी के नारे लगाते हैं वहाँ पर ये जो स्टेट मशीनरीज है वो कैसे उसको मैनिपुलेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और किस किस को टारगेट करती है। फिर आपको ये मालूम होगा कि बहुत जगहों पे कश्मीर जब 370 और 124A जब ये निकाला गया था उसके बारे में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, इतना प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उस प्रोटेस्ट में भी यही एक फ्रेम किया गया कि कश्मीर के बारे में यहाँ पे लोग बात नहीं करेंगे। तो फिर कौन लोग बात करेंगे जब कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माना, उसमें घुसाया जा रहा है, डाला जा रहा है, ढकेला जा रहा है, तो लोग क्यों नहीं बात करेंगे। और उसके ऊपर भी जो लोग बात कर रहे हैं उनके ऊपर सेडिशन का केसेस लगाया। सिद्दीक कफन जो हाथरस के केस के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, उसके ऊपर UAPA का कानून लगा दिया गया। आसिफ तन्हा जो अहमदाबाद के रतियाल में एक भाषण देने गए थे और मैं और आसिफ तन्हा एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, वो उसका मेरा पहला भाषण हुआ, उसका उनके मेरे बाद में तुरंत भाषण हुआ, हम दोनों एक ही डायस पे बैठे थे और बहुत देर तक बातें कर रहे थे। उसी डायस से उसका वीडियो वायरल किया गया कि आसिफ तन्हा जो है वो रतियाल के अहमदाबाद में जाकर ये भाषण देकर आए और ये सरकार के खिलाफ है। मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गई, लेकिन उस यंग स्टूडेंट्स के ऊपर ये टारगेट किया गया। तो ये सारे हिस्ट्री है अपने सबके पास में कि ये सब नौजवान जो है इनको जेलों में डालो। और दूसरी बात है कि जो भीमा कोरेगांव में 17 लोगों को अरेस्ट किया है। हमें नहीं पता कि 18-19 कौन हो सकते हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव में जिन लोगों को अरेस्ट किया उसमें से ज्योति है जो सबसे नौजवान है, महेश है वो नौजवान साथी है, और ऐसे कई 2-3 साथी नौजवान है, और ऐसे कई सारे जो है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में उन्होंने बहुत काम किया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये UAPA और सेडिशन कानून दो तरह के लोगों पे लगाया जा रहा है। एक है जिनकी उम्र 60 के करीब हो रही है, 60 और 70 के करीब हो रही है, और एक है जिनकी उम्र 20 और 30 के करीब हो रही है। तो ये दो जो लोग हैं कि ये इंटेलेक्चुअल्स थिंकिंग और जिन्होंने बहुत इतिहास में बहुत काम किया है, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, इन्होंने जेकोस्लोवाकिया, युगांडा, ऐसे कई सारे जनसंहार के ऊपर इनकी अपनी समझ है। इन सारे एक्सपर्टाइज को लो, डालो जेलों में
ताकि ये लोग जो है वो यूथ को इंस्पायर नहीं कर सके, और यूथ को जेलों में डालो ताकि ये जो दोनों तरह के लोग जब जेलों में जाएंगे तो यहाँ पे सन्नाटा छा जाएगा। और ये सन्नाटा बनाने की पूरी सरकार की कोशिश जो है एक तरह से कामयाब हुई है। सच बताओ तो कामयाब हुई है वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग पिछले 92 से अब तक के हम 144 को झेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक 144 लग गया, बीजेपी की सरकार आ गई। 92 से हम 144 को झेल रहे हैं। कोई भी अगर सरकार की स्टेट मशीनरीज, पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ अगर हम कुछ भी बोलते हैं 144 हमारे पर लागू होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे को 149 का नोटिस नहीं मिलता। हम में से कई लोग हैं जिनको 149 का नोटिस मिला है, मुझे भी कई बार मिला है, लेकिन ये 149 का नोटिस सिर्फ 2014 के बाद से नहीं मिला है, इसके पहले भी कई लोगों को मिला है। तो ये हमें स्टेट का जो काम करने का जो डर है ना, हमारे जैसे लोगों को सड़कों पर आने से रोकना, और ताकि वो स्वच्छता का जो पूरा अभियान जो चल रहा है वो स्वच्छता में ये भी चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को बंद करें, हमारी सोच को बंद करें, हमारे पोस्टर्स को बंद करें, हमारे स्लोगन को बंद करें, हमारे गाने को बंद करें, हमारे साथ एक साथ होने के जो हमारी जो ताकत है उसको बंद करें। और ये वो कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। और इनकी कामयाबी के पीछे जुडिशियल सिस्टम का हाथ है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। मीडिया का तो बात आप तो सब जानते हैं, मीडिया पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से जुड़ गई है। एक आध मीडिया का बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उससे हमको कुछ हद तक हमको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और यहाँ पे कोई मीडिया बैठे होंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप इस मुद्दे को पर्सनल ना लें, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है कि मीडिया भी इस पूरे सरकार के सेफ्रोनाइज आइडियोलॉजी में पूरी तरह से घुल मिल गई है। तो आवाज़ें भी नहीं है, सोच भी नहीं है, बात भी नहीं है, हम बातें भी नहीं कर सकते। ये जो नफरत का माहौल है, ये नफरत का माहौल हमें बहुत बेचैन करता है। जो संगठन जो काम कर रहे हैं, जो NGOs काम कर रहे हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स, विमेंस मूवमेंट, क्वेयर मूवमेंट, दलित मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, अलग अलग तरीके की जो मूवमेंट काम कर रही है, इनके ऊपर सरकारों ने लगातार लगाम खींचने की कोशिश की है। इसलिए क्योंकि ये लोग बाहर आके बात ना करें, इनका पैसा बंद करवा दें, इनको अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश करें। एक दो संगठन के किसी कार्यकर्ता को डाल दिया तो सारे संगठन चुप हो जाएंगे, और वो हो भी गए चुप काफ़ी हद तक थे। उनकी कोशिशों पर हम लोग भी कामयाब, वो भी कामयाब होते जा रहे हैं जितना उनको चुप कराना था। तो हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत हैं। हमारे सामने चुनौतियाँ ये है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ है वो सिर्फ एक जाति के ऊपर, एक धर्म के ऊपर टारगेट नहीं हो रहा है। जो मुसलमानों के हक में बात करता है उसको भी जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है। जो दलित के अधिकारों के बारे में बात करता है उसको भी जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है। सुधा भारद्वाज जैसे इंसानों को 3.5 साल तक जेलों में डालने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि वह आदिवासियों के जमीन के अधिकारों के बारे में बात कर रही थी। देवंगना नताशा को इसलिए जेलों में डाला गया क्योंकि ये नौजवान औरतें हमारी मुसलमान औरतों के साथ में मिलकर ऐसा कौन सा मूवमेंट खड़ा करने वाली है कि हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे भाईजान बन के बैठे हैं उनको बड़ी खटकने लगी है ये नौजवान औरतें। और उन्होंने फिर बड़े कामयाबी से गुलफिशा को डाल दिया, इशरत को डाल दिया, सफूरा को डाल दिया। तो ताकि इन मुसलमान औरतों को जेलों में डाले ताकि दूसरी मुसलमान औरतें अपने मूवमेंट के जरिए वो बाहर ना निकले और वो शीरोज और हीरोज ना बन सके। ये सरकार की कोशिश है। तो ये जो नफरत उन्होंने जो बनाई है इसके सामने हमारे लिए चुनौती ये है कि UAPA कानून को रद्द कैसे किया जाना चाहिए, इसको कैसे ख़त्म करना चाहिए, और इसके लिए सड़कों पर उतरना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे संगठन जो है वो कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का प्रोग्राम करेंगे, ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम करेंगे, हम भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कानून के बारे में बात करनी चाहिए जो हम सब के ऊपर इसकी तलवार है, और ये सरकार हर किसी के ऊपर ये तलवार चला सकती है जो ये सरकार को खटकता है, जो ये सरकार को सवाल पूछता है। तो हमें इन मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए। हमें UAPA के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए, हमें सेडिशन के खिलाफ कहना चाहिए,
हमें कश्मीर में जो कश्मीर के लोगों को जो आज़ादी वो मांग रहे थे, उनको पूरा इंडियन बनाकर और उनकी आज़ादी को उनको कैद खाने में रखकर उनकी आज़ादी की बात की गई, जो बहुत बुरी तरह से धोखा उनके साथ किया गया कश्मीरियों के साथ में। हमें उस हिंसा के खिलाफ, उस वायलेंस के खिलाफ, उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हमें बात करनी चाहिए। कश्मीर के लोगों को उन्होंने आगरा की जेल और पता नहीं खुर्रम जैसे लोगों को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कानून में डाल दिया है, जो बहुत ही खतरनाक है। हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि ये कानून जो है, ड्रैकोनियन लॉ जो है, वो हर सेक्शन के लोगों के लिए खतरनाक है। अभी आज हम 4 बजे प्रोटेस्ट था दादर में, हमें से कई साथी वो प्रोटेस्ट से अभी यहाँ पर आए हैं, और वो प्रोटेस्ट में यही था कि देखिए इतना बड़ा हरिद्वार में संसद हुआ, ये संत साधु ने इतना नफरत वाली भाषा इस्तेमाल की, खुलेआम ये कह रहे हैं कि आप 100 सिपाही तैयार हो जाएंगे तो उनके 20 लाख लोगों को मार सकते हैं, कॉपी किताबें फेंको और शस्त्र उठाओ। शस्त्र में जैसे जिस तरह के स्लोगन नारेबाजी वो दे रहे हैं, ये कितनी खतरनाक है। उसके बावजूद भी इसको आज तक के इनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये बाहर है, ये आज़ाद है। और हमारे प्रोटेस्टों में हम 50 है तो वो 100 पुलिस है, जबकि यहाँ पे तो महाविकास अघाड़ी है, नॉन बीजेपी सरकार है। हमें हमेशा हम सोचते रहते कि हम कौन से राज्य में रह रहे हैं, इतना डर के हमें रहना पड़ता है। लेकिन क्या करेंगे, इतने हम लोग बुरी हालतों से गुजरे हैं कि ज़रा से भी हमको लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट मिल सकता है। तो चलो ठीक है, महाविकास अघाड़ी के साथ भी चल देते हैं। तो ये हालत है हमारी। तो मुझे लगता है कि मुझे छुट्टी मिल गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम में से कई लोगों ने मंडे के रोज़ अपने अपने घर के इलाके में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। मैं भी अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की कि ये जो हरिद्वार संसद में जो 9 से 10 जो साधु संतों ने जो भाषण दिया, मुसलमानों को कत्लेआम करने का ये जो इन्होंने ऐलान किया, ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और अरेस्ट करते समय हमने ये नहीं कहा कि आप इनके ऊपर यूएपीए और सेडिशन का कानून लगाओ, नहीं, हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर कानून ये वाला लगे, क्योंकि हम तो इसके खिलाफ हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो धाराएं लगने वाली है, क्रिमिनल लॉज है, वो सारी धारा इनके ऊपर लगनी चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जो पुलिस स्टेशन में गए, उनको बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछा गया, परेशान किया गया। क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे तो ये भी पूछा कि आपका आधार कार्ड दो, आइडेंटिटी कार्ड दो, क्योंकि उनको इस लुक्स में मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ ये उनको शायद डाउटफुल लग रहा होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल पूछे आज भी जाते हैं हम जब भी अपनी आज़ादी और सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमको आवाज़ उठानी चाहिए। सभी साथी अपने अपने इलाकों में पुलिस स्टेशन में ज़रूर कंप्लेंट करना चाहिए इस तरह की हेट स्पीच को लेकर, इस तरह की नफरतों के खिलाफ जो हो रहा है इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। और साथ साथ में अपने इलाकों में, अपने आसपास में यूएपीए और सेडिशन जैसे कानून के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और इस आवाज़ में सभी साथियों का भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ मर्दों की भागीदारी से नहीं चलता। आज स्लोगन हो रहा था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई भाई। हम तंग आ चुके हैं भाई भाई वाले सिर्फ स्लोगन से, क्योंकि उसमें से हम कम से कम 25-30 महिलाएं भी थी, लेकिन वो महिलाओं को कभी काउंटिंग नहीं किया जाता है। हमारे स्लोगन में भी नहीं किया जाता है, हमारी चर्चा में भी नहीं किया जाता है ना। हजरात बोलते हैं तो ख्वातीन को भूल जाते हैं कभी कभी बातचीत करते करते। मुझे लगता है कि बहुत तरह के हमारे समाज में लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, नौजवान हैं, LGBT के ग्रुप्स हैं, अलग अलग एथिस्ट हैं। हर तरीके के लोगों के बारे में हमें बात करनी चाहिए और हर तरीके के लोगों की सुरक्षा, हिफाजत और एक सम्मान के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ में हमें उनके साथ में खड़े रहने चाहिए। क्योंकि जो नफरत है वो सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं है, जेंडर के नाम पर भी है, सेक्सुअलिटी के खिलाफ भी है, औरतों के साथ में होने वाली हिंसा के खिलाफ भी है। सोशल मीडिया में इतने गंद तरीके से औरतों के खिलाफ कहा जाता है, जितना उतनी ही नफरत कम्युनलाइजेशन के बारे में बात होती है। हमें हर नफरत को बराबर से रिस्पेक्ट करना चाहिए, बराबर से हमारा गुस्सा जाहिर होना चाहिए। और ये अगर बराबरी की अगर हम अपने गुस्से से जाहिर करेंगे तो ही हम इस तरह की नफरत के खिलाफ हम साथ में खड़े रहेंगे। और हम सबके साथ में हर धर्म के, हर जाति के लोग भी, एथिस्ट भी, फेमिनिस्ट भी, LGBT ग्रुप भी, हर तरह के लोग जो है वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।